हेलो एवरीवन, BA MS पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। आयुर्वेद निरूपण पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बेसिक चीज़ ही है, लगभग इंट्रोडक्शन ऑफ द आयुर्वेदा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, त्रिगुण। ठीक है, त्रिगुण में सिंपल चीज़ है, सत्व रज और तम आता है। सत्व रज और तम, ये 3 जो है त्रिगुण है। ठीक है, उसी तरह पूछा जाएगा त्रिदंड क्या है। मन आत्मा शरीर त्रिदंड है। त्रिदोष क्या है, वात पित्त कफ त्रिदोष है। ये सब चीज़ दिमाग में रखना है ना। देखो, शरीर के अलावा हमारा दिल भी 3 गुणों से संचालित रहता है, सत्व रज और तम, है ना। आदि ऐसे 3 गुण समान अवस्था में रहे, अगर समान अवस्था में ये सब चीज़ रहता है तो व्यक्ति अच्छा सोच वाला होता है, बल बुद्धि वाला। ठीक है, सभी कार्यों को करने में समर्थ होता है, सक्षम होता है। परंतु यदि किसी कारण से इन तीनों गुणों में समानता न हो तो कई प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं, है कि नहीं। मानसिक विचार जैसे क्रोध, लोभ, भेदभाव करना, अहंकार, इन सभी गुणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आदमी में ये सब बैलेंस में रहना चाहिए। ठीक है, त्रिगुण में सीधा आपको याद रखना है, सत्व रज तम होता है त्रिगुण। ठीक है, अब सुनिए, अब हम लोग देखेंगे सप्त धातु के बारे में। ठीक है, सप्त धातु, 7 धातु होता है, ये तो बेसिक है, सबको पता होना चाहिए। रस होता है, रक्त होता है, मांस होता है, मेद होता है, अस्थि मज्जा शुक्र। शरीर में 7 धातु है। जो हम लोग भोजन लेते हैं, जो हम लोग का आहार है, वो हमारे शरीर को पोषण करने का काम करता है। उसी आहार का पाचन तंत्र में जठर अग्नि उसे पचा करके उसको रस में कन्वर्ट करता है, रस बनाता है, और उसी रस से रक्त मांस मेद अस्थि ये सब कन्वर्जन हो के पूरा धातु बनता है। हम लोग सप्त धातु से बने हुए हैं, है कि नहीं। तो सप्त धातु में याद रख लेना है, ये 7 धातु का नाम याद होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सेम सीरियल में आपको याद होना चाहिए, ये जैसे लिखा हुआ है उस तरीक़ा से। देखो, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। जिस प्रकार दोष वात पित्त कफ शरीर में निरोग रहने में मदद करता है, उसी प्रकार शरीर को धारण करने में, शरीर को बनाने में इस धातुओं का मुख्य भूमिका है ना। शरीर को धारण करने के कारण इन्हें धारणात धातु भी कहते हैं। मतलब ये सप्त धातु है, इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। और ये धातु कैसे बनता है, हम लोग भोजन जो खाते हैं उससे रस बनता है, उसका डाइजेशन होने के बाद, ठीक है, उसका पचने के बाद जो रस बनता है, और उसी रस से ये सब चीज़ बनता है। ये सब कन्वर्जन होता रहता है। रस से रक्त बनता है, रस से, जस्ट वेट, देखिए, रस से रक्त बनता है, रस पहले बना भोजन से, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये सीरीज जैसे लिखा हुआ है याद रहना चाहिए। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चरक के हिसाब से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू बनता रहता है, कन्वर्जन होता रहता है। लेकिन सुश्रुत थोड़ा सा और इसको एडवांस में उन्होंने बता दी, आगे में आप पढ़िएगा, अभी नहीं, यहाँ नहीं पढ़ना है, कि रस से रक्त बनने में 5 दिन लगता है। ठीक है, फिर रक्त से मांस बनने में 5 दिन लगता है, मांस से मेद बनने में 5 दिन लगता है, फिर अस्थि बनने में, मतलब इसको कन्वर्जन होने में 5 डेज लग जाता है, ऐसा सुश्रुत ने बताया है। मतलब ये पूरा 30 दिन लग जाएगा। आप कहेंगे सर 7 गो है तो 7 × 5 = 35 दिन होना चाहिए। नहीं, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। रस पहला दिन बन गया, अब ये 5वां 6ठा दिन ये चीज़ बन जाएगा, फिर 5 दिन पर ये चीज़ बन जाएगा, है कि नहीं, मांस बन जाएगा, फिर 5 दिन बाद मेद बन जाएगा, फिर 5 दिन बाद अस्थि बन जाएगा, है कि नहीं। इस तरीक़ा से आप देखेंगे तो लगभग 30 दिन का ये साइकिल है। इसीलिए ऐसे 5/30 भी लिखता है सुश्रुत इसको। आगे में ये पढ़िएगा, थोड़ा ये डिटेल बता दिए।
ठीक है। तो सप्त धातु में याद रखना है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इनमें रस धातु हमारे शरीर के जलीय अंश को पूरा करता है। रस मतलब जलीय है, रस बनता है, रस है मतलब जल का भाग ज़्यादा है ना। रक्त धातु में हमें जीवन मिलता है, ठीक है। रक्त है वही तो जीवन का संचालन कर रहा है। ब्लड है हमारे बॉडी में, ब्लड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। बॉडी जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है उसको हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो वही चीज़ है जो रक्त है, ब्लड है, उसका क्या काम है आप समझ लीजिए। बॉडी से ब्लड निकाल देंगे बॉडी खत्म हो जाएगी ना, इसीलिए इसको जीवन से जोड़ दिया है। अब सुनिए मांस क्या है। मांस धातु हमें शरीर के आकार मिलती है, मसल से ही तो हमारे बॉडी को शेप मिलता है। मेद स्निग्धता लाती है, मतलब चिकनाहट, बॉडी में स्मूथनेस लाने का काम करता है। अस्थि जो है वो कंकाल बनता है। अस्थि है जो फ्रेमवर्क है, फ्रेम है, इंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी है कि नहीं। मज्जा हमारे शरीर में रक्त आदि को उत्पन्न करती है। मज्जा मतलब हो गया, पता है मज्जा मतलब हो गया बोन मैरो, बोन मैरो से ही तो ये सब बनता है, ब्लड है ना। शुक्र धातु हमारे शरीर में गर्भ की उत्पत्ति देती है। देखिए दोष ये सब समझ गए, सातों का काम क्या है, ठीक है। ऐसे भी पता है कि रस क्या है, रक्त क्या है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस मतलब हो गया रस हो गया, रस मतलब उसका जो जलीय पार्ट हो गया उसको हम लोग रस बोलते हैं, मतलब जूस टाइप का। रक्त हो गया मतलब ब्लड, मांस मतलब मसल है ना। मेद जो है इसको एडिपोज टिश्यू लिख लो यहाँ, एडिपोज टिश्यू। मेद मतलब एडिपोज टिश्यू है ना। उसके बाद अस्थि, मज्जा, शुक्र। मज्जा मतलब बोन मैरो, शुक्र मतलब स्पर्म है ना। ये सब काफ़ी सिंपल चीज़ है। अब सुनिए नोट करके लिखा हुआ है, दोष जब दूषित हो जाता है तो पहले धातुओं को दूषित कर देता है, फिर रोग पैदा करते हैं। सप्त धातु को दुष कहा गया है ना। अगर जो आपका वात पित्त कफ है वो असंतुलित हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, उसमें वो दूषित हो जाएगा, तो सबसे पहले वो ये धातुओं को अफेक्ट करेगा, है ना। धातु अफेक्ट हो जाएगा जिसके कारण उसमें उसका वृद्धि सही से नहीं होगा और वो हम लोग को फिर बीमार करेगा, यही बीमारी का कारण है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ का अनबैलेंस हो जाना, असंतुलन हो जाना बीमारी का कारण बताया जाता है, ठीक है। मुख्य कारण यही है। आगे में पढ़िएगा निज रोग, आगंतुक रोग जो बाहर के फैक्टर से बीमार पड़े आदमी, बाहरी कारण से। और निज रोग जो खुद शरीर में कमी बेसी के कारण, अनबैलेंस होने के कारण, त्रिदोष अनबैलेंस होने के कारण होता है, ठीक है। अब सुनिए इन सभी धातुओं के बाद अंत में शरीर में ओज या रोग प्रतिरोधक क्षमता की उत्पत्ति होती है। स्पर्म के बाद ओज बनता है, ओज मतलब इम्यूनिटी बनता है, ठीक है। जितना अच्छा हमारा भोजन होगा, जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जितना बढ़िया से काम करके जितना ज़्यादा रस बनाएगा उतना ज़्यादा सप्त धातु बनेगा, उसका फॉर्मेशन होगा, और उतना ही ज़्यादा स्पर्म शुक्र बनेगा, और शुक्र बनेगा उसके बाद इम्यूनिटी बनेगा। और जिसका भोजन बढ़िया है, जिसका पाचन शक्ति बढ़िया है, जिसमें ज़्यादा रस बनता है, उसमें सातों धातु का पोषण बढ़िया से होगा और उसका इम्यून सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, है ना। क्षमता को बढ़ाती है सब। इसको सभी धातुओं का क्षार कहा जाता है। क्षार मतलब निचोड़, क्योंकि लास्ट में तो ओज बन रहा है, अगर ये नष्ट हो जाए तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर है। ओज मतलब इम्यून सिस्टम, तो लास्ट में तो यही बन रहा है ना। तो ये सीरीज याद रखना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और लास्ट में ओज बनता है। तो आप समझ लीजिए जितना अच्छा रस बनेगा, जितना बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा रस बनेगा, उतना ही ज़्यादा सब धातु बनेगा और उसका शरीर उतना ही सुडौल होगा, उतना ही सुंदर होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा से उसका शरीर का विकास होगा और ओज बनेगा, इम्यूनिटी बनेगा, है ना।
ये चीज़ है। अब सुनिए एक छोटा सा टॉपिक, ये अभी इंट्रो वाला पार्ट है, बेसिक बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए त्रिदंड क्या है ना। आत्मा शरीर मन त्रिदंड है। त्रिगुण क्या है पता होना चाहिए, सत्व रज तम त्रिगुण है। त्रिदोष क्या है ये भी पता होना चाहिए, वात पित्त कफ, जो आपको पढ़ाए हैं। बस आप कंटिन्यू चैप्टर वाइज लेक्चर पढ़ते जाइए, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सुनिए षड पदार्थ, षड लिखा हुआ मतलब 6, पदार्थ मतलब पदार्थ, ऑब्जेक्ट चीज़, ठीक है, मतलब 6 चीज़। अब ये देखते हैं क्या है। आयुर्वेद में रोगी चिकित्सा मुख्य रूप से 6 पदार्थों पर आधारित है। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव, कर्म, समवाय, ये 6 पदार्थ होते हैं। इन्हीं पदार्थों के अनुसार औसत द्रव शरीर में अपना अपना कार्य करते हैं। सिंपल चीज़ है। षड पदार्थ में ये चीज़ याद रखेंगे, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव, कर्म, ये सब का डिटेल चीज़ को ध्यान में रख करके औषध को तैयार किया जाता है और उसी से उसका फिर आगे ट्रीटमेंट होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखा जाता है। विशेषता क्या है, उसमें गुण क्या है, किस तरह का द्रव है, वो कैसे काम करता है, क्या चीज़ से बना हुआ है, समवाय मतलब ये चीज़ हुआ, ठीक है। अब चीज़ है आत्मा परमात्मा, थोड़ा सा ये चीज़ देखिए। पंच महाभूतों से जो शरीर बनता है, शरीर तो पंच महाभूतों से बना हुआ है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। तो शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। तो पंच महाभूतों से जो शरीर बनता है ये अचेतन होता है, ठीक है, अचेतन है। ये तो पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट है, इसमें लाइफ थोड़ा ही है। लेकिन जब इसमें आत्मा की निवास होती है तो इसमें जीवन का उत्पत्ति होता है। यही चीज़ देखो आप, इस अचेतन शरीर में जब आत्मा का प्रवेश हो जाता है इसको चेतन शरीर कहते हैं। सिंपल बात है। ये 5 एलिमेंट से बना है। गर्भ की परिभाषा में भी लिखा हुआ है, जब शुक्र शोणित के सहयोग से वो चीज़ बनता है इम्ब्रियो, उसके बाद जब उसमें आत्मा की निवास होती है तब जीवित गर्भ की धारण होती है। उसी तरीक़ा से जो शरीर है तो ये सब 5 एलिमेंट से बना हुआ है। जब तक ये अचेतन शरीर है, जब तक इसमें आत्मा नहीं आए, जब तक ये चेतन शरीर नहीं बनेगा, कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, जीवित नहीं होगा। यह आत्मा सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं देता। यदि ये शरीर में से निकल जाए, अगर ये शरीर से निकल जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको जीव आत्मा भी कहते हैं। सिंपल है। ये आत्मा हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करती है और इसी को कर्म आत्मा या ईश्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। पूर्ण जन्म के कर्मों का फल भोगने के कारण ही इसका बार बार मनुष्य योनि में जन्म होता है। फिलॉसफी टाइप से है, सिंपल है, समझ में आया ना। तो आत्मा परमात्मा क्या है बोलिएगा कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, लेकिन जब इसमें आत्मा की निवास होती है तो इसमें जीवन का संचालन हो जाता है और उस हिसाब से फिर हम लोग कर्म योग बन जाते हैं, मतलब काम करने लायक फंक्शनल बॉडी बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे चतुर्विंशति पुरुष, मतलब जिसमें 24 तत्व होता है, ठीक है। जैसे देखिए 24 तत्व वाले पुरुष को चतुर्विंशति पुरुष कहते हैं। अब 24 तत्व क्या है वो चीज़ हम बताते हैं। इसी पुरुष की चिकित्सा की जाती है, आगे में पढ़िएगा और आगे चैप्टर है उसमें डिटेल पढ़िएगा इसके बारे में। यदि पूर्ण जन्म के फल भोगता है, इसलिए इसे राशि पुरुष या कर्म पुरुष भी कहते हैं। 24 तत्व निम्नलिखित है, ठीक है। अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच महाभूत, मतलब एक हो गया, दूसरा, तीसरा और पाँच महाभूत हो गया, 1 2 3 और 5 8, 5 ज्ञान इंद्रिया, 8 5 13, 5 तन मंत्र, मतलब ये चीज़ हो गया शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो होता है, और आगे इसको डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी बस इतना सुन लीजिए, ठीक है। तो ये जोड़ो कितना हुआ, 8 5 13, 13 5 18, 5 कर्म इंद्रिया, 18 5 23 तथा एक मन होता है, 24 हो गया पुरुष। और यही
चतुर्विंशति पुरुष जो है कर्म पुरुष या राशि पुरुष, इसी का चिकित्सा संभव है। अभी क्या है आगे में बढ़िया से क्लियर होगा। अब थोड़ा एक और छोटा सा टॉपिक है पूर्ण जन्म व मोक्ष, इसके बारे में चलिए देखते हैं। देखो जिसमें रज और तम, देखो सत्व रज तम होता है ना, तो सत्व मतलब होता है जो सच्चाई पर रहे, है ना, और रज और तम हो गया जिसमें लालच मोह लालच हो, नफरत हो, निगेटिव चीज़, ठीक है, जिसमें लालच भरा हुआ हो, चोरी करे, ये सब रज तम वाला प्रकृति वाला आदमी इसको बोला जाता है। जिसमें रज और तम गुण प्रधान होता है, इन्हीं व्यक्ति का पूर्ण जन्म होता है। जो अपना कर्म कर लिया, जो सफल हो गया, जो कर्म कर लिया, वो इस बार बार पुनः जन्म से वो निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है, और वो हमेशा के लिए ये सब जो साइकिल है पुनर्जन्म वाला उसको छुटकारा मिल जाता है, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल गया। लेकिन जो आदमी अपना कर्म ठीक से नहीं कर रहा है, सबका कुछ ना कुछ मकसद है, वो उसको सच्चाई के साथ करना चाहिए। जब तक वो नहीं करेगा, जब तक बार बार वो जन्म लेता रहेगा, ठीक है। जिसमें रज और तम गुण प्रधान होता है, इन्हीं व्यक्ति का पूर्ण जन्म होता है, तथा जिसमें केवल सत्य गुण प्राप्त होता है और वह अपनी जीवन में सात्विक कार्य करते हैं, मतलब सत्य कार्य करते हैं, ठीक है, दयालु होते हैं, दयालु प्रकृति के होते हैं और उनमें सत्य गुण प्राप्त होता है, ठीक है, सच्चाई पर वो रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति इन्हीं की होती है, इनका पूर्ण जन्म नहीं होता है। तो पूर्ण जन्म किसका होता है? जो सत्य में, जिसमें रज और तम हो, उसका पूर्ण जन्म होता है, बार बार जन्म होता है। इस साइकिल से ये जन्म है, ये जीवन है, मतलब दुखमय है, ये जीवन दुखमय ही है, ठीक है। लेकिन जो सत्य काम किया है उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलता है और वो बार बार जन्म मरण के साइकिल से उसको छुटकारा मिल जाता है, जन्म मरण के चक्र से उसको छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब लास्ट एक टॉपिक है स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण, ठीक है। ये चीज़ आपको, वो सब तो नॉर्मल बात था, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करें तो मैं नोट्स भी आपको सेंड कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू आप नंबर करें शेयर, या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे कनेक्ट होइए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, सभी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण याद रखना है। अब ये श्लोक है, इसको याद रखना है। स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण का श्लोक है, सम दोष सम अग्निशच सम धातु मल क्रिया प्रश्न आत्मे इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्याभिधीयते, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखो सम दोष मतलब जो दोष है ना, त्रिदोष, वो सम अवस्था में होना चाहिए। सम अग्निशच, जो अग्नि है ना हमारे बॉडी में, उसका भी बैलेंस होना चाहिए, है ना। सम धातु, जो 7 गो धातु है वो भी सम अवस्था में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई धातु की कमी हो गया, कोई ज़्यादा हो गया, नहीं, सम अवस्था में होना चाहिए। मल क्रिया जो है, मल मूत्र त्याग, ये भी सही से होना चाहिए। प्रश्न मतलब खुश, आत्मा खुश होना चाहिए, मन इंद्रिया ये सब खुश होना चाहिए, है ना। स्वास्थ्य इत्याभिधीयते, ये सब होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ है तो आदमी स्वस्थ है। देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति में बात आदि त्रिदोष समान अवस्था स्थिति में हो, शरीर में जो 13 अग्नियाँ है ना, 13 अग्नि है, वो भी सम होना चाहिए। 13 अग्नि क्या क्या है? देखो, पंच महाभूत अग्नि 5 गो है, सप्त धातु अग्नि 7 5 12 एवं जठर अग्नि, ठीक है। उचित रूप से आहार पाचन करता हो, ये जो अग्नि है ये आहार मतलब भोजन को सही से पाचन करती हो, है ना। रस रक्त आदि धातुओं उत्रोह कर्म में वृद्धि क्रिया करती हो, मतलब सही से उसकी प्रोसेस होता हो, सही से उसका इंक्रीजिंगमेंट होता हो, पोषण करता हो, ठीक है। सम हो, अगर ये सब सम है, शरीर में अनिष्ट पदार्थों का निकासन उचित परिमाण में होता रहे, मतलब जो शरीर में एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहा है ना,
मल मूत्र स्वेद ये सब सही से होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वे में। अर्थात मल क्रिया में विषमता न हो, समझ रहे हैं ना, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। इस समस्त शारीरिक समक्रियाओं के साथ ही आत्मा, ये सब के साथ साथ ये भी ज़रूरी है, ये सब के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आत्मा, इंद्रिया और मन भी खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। इंद्रिया जो है ना हमारे शरीर में, इंद्रिया 5 इंद्रिया, ये भी अपने अपने विषयों का उचित रूप से ग्रहण करती हो। आँख का काम है देखना तो वो देखे, कान का काम है सुनना तो सुने, जीभ का काम है टेस्ट करना तो वो टेस्ट करे सही से, है ना। जिसका जो फंक्शन है वो अपना काम करे प्रॉपर वे में। विकार रहित मन इंद्रिया से प्राप्त विषयों को आत्मा तक पहुंचाता हो, मतलब वो ग्रहण करके आत्मा तक, मन तक पहुंचाता हो, दिमाग तक पहुंचाता हो, तथा आत्मा में मन द्वारा विषय ग्रहण करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो, तब उस व्यक्ति को पूर्ण स्वास्थ्य कहा जाता है। एकदम सिंपल है, सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। तो ये स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण क्या है, तो ये चीज़ याद रखना है। सम दोष, सम अग्निशच, सम धातु, मल क्रिया, प्रश्न, आत्मे इंद्रिय, मन, स्वास्थ्य इत्याभिधीयते, ठीक है। अब आप खुद से बना के लिख सकते हैं, यहाँ से आप वर्ड पकड़िएगा ये सब वर्ड को, ठीक है, और इसी को एक्सप्लेन कीजिएगा डिटेल में। सम दोष मतलब आपको पता होना चाहिए सम दोष क्या है, ठीक है। सम अग्नि सच, जो अग्नि है उसका वही होना चाहिए। अब अग्नि 13 तरह का है, वो याद होना चाहिए कि 5 महाभूत अग्नि है, 7 धातु अग्नि है ना, और जठर अग्नि है, जिसमें जठर अग्नि प्रधान है, ठीक है। ये मुख्य रूप से अधिक होते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब इसको बार बार पढ़िएगा। अब हम शुरू से एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है, टॉपिक कम से कम, और उसके बाद फिर आप इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको रिवीजन कराएंगे, 5 मिनट टाइम दे दीजिए, ठीक है। आइए देखो, आयुर्वेद निरूपण पहला चैप्टर है। आयुर्वेद अवतरण, आयुर्वेद का ज्ञान कैसे आगे की तरफ बढ़ा, है ना। चरक संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी को सबसे पहले इसका ज्ञान हुआ, फिर ब्रह्मा जी अपने ज्ञान को दक्ष प्रजापति को दे दिए, फिर वहाँ से अश्विनी कुमार को ज्ञान चला गया, फिर अश्विनी कुमार ने ज्ञान देवराज इंद्र को दिया, फिर देवराज इंद्र ने भरद्वाज को दिया, फिर आत्रेय पुत्र को ज्ञान मिला, और उसके बाद और भी इनके बहुत सारे शिष्य हैं, वो सबको ज्ञान मिला, जिसमें अग्निवेश सबसे तेज माने जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति एवं व्यक्ति। आयुर्वेद शब्द का क्या मतलब है ना। देखो, आयु मतलब होता है जीवन, और वेद मतलब होता है विज्ञान। जो शास्त्र जीवन के विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान को ज्ञात कराए, मतलब बताए, वैसा शास्त्र जो जीवन के विज्ञान को बताए, उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद जो है ना, उसका मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखे, स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य का रक्षा करना, मतलब जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखे, ताकि वो तबीयत उसका खराब नहीं हो, वो स्वस्थ ही रहे, और अगर जो बीमार भी पड़ गया तो उसको कैसे ठीक करे। आयुर्वेद सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि अपना खान पान रूटीन ऐसा रखिए, मौसम के हिसाब से डाइट इस तरीका के रखिए कि आप कभी बीमार ही नहीं पड़े, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है ना। इसका एक श्लोक भी है, स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम च। इसका मतलब हुआ स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वास्थ्य रखना और रोगी को निरोग बनाना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है, ठीक है। फिर आयुर्वेद का आयु के लक्षण है, उसका डिफिनेशन है। देखो, मतलब इसका श्लोक है, ये आपको याद रखना होगा। आयु के लक्षण का श्लोक याद रखना है। शरीर इंद्रिया सत आत्मा सहयोगोधारी जीवतम नित्य गच्छस अनुबंधस्य पर्याय आयुचते। इसका मतलब हुआ इंद्रिया सहित मन और आत्मा
शरीर के साथ जितने समय तक सहयोग बना रहता है उस समय या आत्मा को आयु कहते हैं। ठीक है, अब है आयु के प्रकार या आयु के भेद। ये श्लोक याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आयु के लक्षण क्या है याद रखिएगा, आयु के भेद क्या है ये भी याद रखिएगा। हिता हितम सुखम दुखम आयु सतस्थिता हितम मानम च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है लिखा हुआ है, पढ़ा भी दिए हैं, आप पढ़ लो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, पॉज कर करके अपना ले लो पहले स्क्रीनशॉट। डन, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, पॉज कर लेना। आपको अगर दिक्कत है तो आप पॉज कर लेना। डन, 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 पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। पहला चैप्टर एकदम कंप्लीट है। और थोड़ा और टॉपिक को रिकॉल करा देते हैं, इसमें पढ़ाई क्या है ना। आयु के लक्षण हो गया, आयु के प्रकार हो गया, आयु के प्रकार में हितायु अहितायु सुखायु दुखायु। सिद्धांत लक्षण क्या है, सिद्धांतो नाम यत परीक्षको बहुविध परीक्षय हेतुम भी साधयत्वा स्थाप्ते निर्णय, है ना। इसका मतलब यही हो गया, सिद्धांत उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे परीक्षक बहुत सारे परीक्षा करके कारणों को साध करते हैं, प्रूव करते हैं, फिर एक निर्णय लेते हैं, है ना। सिद्धांत का प्रकार भी है स्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत, ये सब है, पढ़िएगा, इसी को डिटेल में लिखे हैं, है ना। आयुर्वेद के मूल भी सिद्धांतों का परिचय, आयुर्वेद का बेसिक चीज़ बताए हैं। पंच महाभूत क्या होता है, त्रिदोष सिद्धांत क्या है, त्रिदोष वात पित्त कफ, इसके बारे में तो एकदम डिटेल में बताए हैं। आप ये मत समझिएगा कि वात पित्त कफ जो ये बेसिक पढ़ाए हैं क्या है। वात का मुख्य काम क्या है, गति देना। कहाँ रहता है, जितना भी बॉडी में कैविटी है खाली जगह वहाँ रहता है वात। पित्त जठर अग्नि जो है, जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टिन है, स्टमक को हम लोग बोलते हैं अमाशय, स्मॉल इंटेस्टिन को बोलते हैं पक्वाशय, वहाँ पर ये चीज़ रहता है, उसका काम है खाना पकाना। और कफ जो है ना, रिस्पायरेटरी पैसेज जो है, लंग्स वगैरह, वहाँ कफ भर जाता है, नोजल पैसेज है, ये याद रखिएगा। कफ क्या चीज़ से बना है, जल प्लस पृथ्वी से बना है। वात क्या चीज़ से बना है, वायु प्लस आकाश से बना है। पित्त क्या चीज़ से बना है, जल प्लस अग्नि से बना है। ये सब बेसिक चीज़ है, आपको याद रखना है, सब चीज़ लिखा हुआ है, वही सब बात यहाँ लिखा हुआ है। बेसिक चीज़ बताएं, त्रिगुण क्या है, सत्व रज तम, किसका पुनः जन्म नहीं होता है, पुनः जन्म किसका नहीं होता है, सत्व रज तम में, सत्व वाले का पुनः जन्म किसका होता है, रज और तम प्रकृति वाला आदमी को, प्रवृत्ति वाला आदमी को। सप्त धातु क्या है बता दिए हैं, आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट बता दिए हैं। चतुर्विंशति पुरुष का ही इलाज होता है, जिसको कर्म पुरुष या राशि पुरुष भी कहते हैं, पढ़ा ही दिए हैं। जन्म पूर्ण जन्म वह मोक्ष क्या है बता दिए हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण, इसमें स्वास्थ्य व्यक्ति लिख लो, अलग से लिखो पेन से। स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण का श्लोक याद करना है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, बाकी सब तो समझने वाला है। इसमें फिर आयु के लक्षण याद करना है, लिख लो, आयु के लक्षण याद करना है, लिखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आयु के प्रकार का ये जो श्लोक है इसको भी याद करना है, ठीक है। अब एक और है सिद्धांत लक्षण, इस श्लोक को भी याद कर लीजिएगा, और बाकी सब तो समझने वाला है। वो पूरा जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ये सब चीज़ आपको और भी क्लियर होंगे और याद हो जाएंगे। लेकिन ये जो श्लोक है आप रटो, ये काम है आपका रटना, याद करना, ठीक है। तो इस तरीक़ा से पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो है
दर्शन पढ़ना है, ठीक है, दर्शन निरूपण, लेकिन हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग द्रव पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, फिर उसके बाद गुण पढ़ेंगे, फिर हम लोग दर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।